इस वजह फजलुर से रहमान साहब के पास जाने से की वजह से वो सेफ हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि नहीं 27 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ 27 वाली गल 1000% है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ पार्टी ना बदलती तो पार्टी शुरू हो गई सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये दो बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये बड़े अच्छे ज़राए से रिपोर्ट्स लेके आते हैं। इनका ये कहना है कि फ़र्क खोकर साहब मौलाना फजलुर रहमान की जमात में ना जाते तो 27 गाड़ियाँ रेडी थी इनको पकड़ने के लिए, ये पकड़े जाते। और ये भी इनका इशारा था कि बूटों का या फ़ौज की तरफ या ISI की तरफ या एजेंसीज की तरफ के वहाँ से भी फ़ोन हो गया था। कहाँ से फ़ोन नहीं आए, जिसकी वजह से फ़र्क खोकर साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम पे ना मैं देख रहा था कुछ वीडियोस में कुछ और कंट्रोवर्सीज भी थी, कुछ और क्लिप्स भी थे, जिसमें बार बार ये बात बोली जा रही थी कि फ़र्क खोकर साहब जो हैं CCD ने उनका लिस्ट में नाम दे दिया है, उनको गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। अब एक तरफ से तो हमारे जो साफ़ी हैं ये पक्की ख़बरें देने वाले हैं, इनकी ख़बरें झूठी नहीं होती। और दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें तो CCD वो कभी लिस्ट इस किस्म की नहीं बनाती। अगर वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती है तो फिर वो इसका वावेला नहीं करती, इस पर शोर नहीं मचाती, डायरेक्ट उसको गिरफ़्तार करती और तब पता चलता है जब उसने गिरफ़्तार किया हुआ होता है या फिर इनकाउंटर हुआ हुआ होता है। तो फ़र्क खोकर साहब के बारे में ये कहना कि 27 गाड़ियाँ उनको रेडी थी उनके डेरे पे छापे मारने के लिए और उनको गिरफ़्तार किए जाना था। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक बात तो ये है कि फ़र्क खोकर साहब रहते हैं इस्लामाबाद के एरिए में, तो अब जो CCD कार्रवाई करेगी वो करेगी पंजाब के एरिए में। यानी अगर CCD ने उनके घर पे छापा मारना होता तो फिर वो इस्लामाबाद पुलिस को लेती साथ, फिर जाके छापा मारती, और जब वो इस्लामाबाद पुलिस को लेती तो ज़ाहिर बात है हर तरफ इसका शोर मच जाना था। 27 गाड़ियाँ तब रेडी होती जब इस्लामाबाद पुलिस से कॉन्टैक्ट हो चुका होता, इस्लामाबाद पुलिस भी रेडी होती, पंजाब पुलिस भी रेडी होती, इस्लामाबाद पुलिस भी रेडी होती, फिर जाके उनके घर के ऊपर रेड पड़नी थी। पंजाब की पुलिस जाके इस्लामाबाद के अंदर रेड नहीं कर सकती, ये आपको भी पता है। और अगर कोई ऐसा वाक़या होता तो फ़र्क खोकर साहब क्या इस टाइम पे सोशल मीडिया पे हर तरफ आवेला मच जाना था कि भाई पंजाब की भी रेडी है गाड़ियाँ, इस्लामाबाद की भी गाड़ियाँ रेडी है और फ़र्क खोकर के डेरे पे छापा मारा जा रहा है। आप सबको पता है कि नामवर शख्सियत है फ़र्क खोकर, ये इस किस्म की शख्सियत नहीं है कि कोई ख़बर सामने ना आए। लेकिन CCD की तरफ से अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। जो बात कर रहे हैं ना लोग लिस्टों की, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ साफ़ी ज़ात बोले लिस्टों की कि लिस्टें बन चुकी हैं, लिस्टों में नाम आ चुका है फ़र्क खोकर साहब का। तो फ़र्क खोकर साहब का क्या CCD इतनी वो है कि पहले ही खबर चला देगी कि हम फ़लाँ को गिरफ़्तार करें, फ़लाँ को गिरफ़्तार कर रहे हैं? इस तरह नहीं हो सकता। CCD पहले एक्शन लेती है, एक्शन लेने के बाद फिर वो जाके पता चलता है जी फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया, फ़लाँ के ऊपर छापा मार दिया। अच्छा, एक चीज़ तो तय है, चाहे CCD ने फ़र्क खोकर साहब का नाम लिखा है नहीं लिखा, उन पे मार रही थी, छापा नहीं मार रही थी, कितनी सच्चाई है कितना इसमें झूठ है, लेकिन एक बात तो सच है कि कुछ लोगों की कोशिश है कि फ़र्क खोकर को किसी तरह CCD के साथ जोड़ा जाए। शहजाद भट्टी है, उसको भी पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह पाकिस्तान आए, या तो उसका इनकाउंटर हो या फिर उसको CCD गिरफ़्तार कर ले। बड़ी कोशिश की गई लेकिन वो समझदार बंदा है, उसको समझ आ गई थी। सेम फ़र्क खोकर के साथ अब केस हो रहा है। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि फ़र्क खोकर से मरीम नवाज़ ख़ुद खफा हैं, वो इसलिए खफा हैं कि ये नून लीग में क्यों नहीं आई, ये मौलाना साहब के पास क्यों चले गए। एक ये बातें भी सामने आ रही हैं, ये भी कुछ साफ़ी हज़रात बोल रहे हैं। और बाकी ये कि उनका हर पार्टी चाहती थी वो उनके पास आएँ, और अब चूँकि वो मौलाना साहब के पास चले गए हैं तो अब वो CCD की नज़रों में आ गए, कोशिश की जा रही है इनको फंसाने की। मतलब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको पता है कोई भी प्रोपेगेंडा होता है पहले वो सोशल मीडिया से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उसको आगे लेके जाया जाता है। मैं इन साफ़ी ज़रात की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के दो बड़े साफ़ी हैं, इनके आगे हम लोग हाथ उठाते हैं कि इनकी बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो मामला बोलते हैं ये ठीक बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर फ़र्क खोकर ऐसी शख्सियत है कि अगर कोई छोटा बड़ा मामला भी इनके साथ होता तो अभी तक तो सामने आ जाना था। फ़र्क खोकर साहब ने अपने पॉडकास्ट में ये बात बोल दी थी जब उनका ABN न्यूज़ के साथ था कि मैं मौलाना साहब के पास जाना चाहता हूँ, मैं शमूलियत करना चाहता हूँ। उन्होंने तो बहुत पहले ये बातें कर दी थी। फिर जब शहजाद भट्टी वाला वाक़या होता है, रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग होती है, वहाँ पे भी आके इनको वीडियो बनानी पड़ती है, वजाहत देनी पड़ती है कि मैं इस सारी चीज़ में नहीं हूँ और जो बंदा भी मेरा नाम यूज़ कर रहा है मैं उसके साथ नहीं हूँ। हालांकि शहजाद भट्टी का भी उन्होंने बोला
कि वो लड़कियों के साथ बैठते हैं, आप पैसे कमाते हो। और जिस बात पे शहजाद भट्टी खफा भी हुआ, यानी कि शहजाद भट्टी भी खफा हुआ, फ़ारूक कोकर ने भी बोला मेरा कोई फ्रंटमैन नहीं है, मैं अकेला हूँ, 333 कोई ग्रुप नहीं है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो लोगों ने क्या बोला जी, इनको सीसीडी का खौफ है, सीसीडी के खौफ से अब ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात भी बड़ी मतलब हैरान कौन है कि जो बात भी होती है इस टाइम पे, अगर वो वीडियो पहले था कि जी फ़ारूक कोकर साहब कोई वीडियो बयान क्यों नहीं दे रहे, इनको वीडियो बयान देना चाहिए, सुलह करानी चाहिए। अब जबकि सुलह होगी, सारा कुछ हुआ, उन्होंने वीडियो बयान भी दे दिया, तो उसके बाद ये बातें की जा रही हैं कि उन्होंने बयान क्यों दिया, इनको बयान नहीं देना चाहिए था। दूसरी तरफ से शहजाद भट्टी ये बात बोलते हैं कि मुझे पता है कि फ़ारूक कोकर से बयान किसने दिलवाया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ़ारूक कोकर से बयान किसने दिलवाया है, यानी कि कोई और है इसके पीछे। ये बात भी बड़ी वो इसको हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि फ़ारूक कोकर साहब चले गए मौलाना साहब के पास जमीयत में, तो अब इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ साजिश होगी। देखें, सर जोड़े जा चुके हैं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ, और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कोई ना कुछ साजिश निकाली जाए। कुछ पुरानी वीडियोज़ इनकी निकालेंगी, कोशिश की जा रही है। और आपको पता है जो सियासी बंदा होता है वो कुछ चीज़ों में वो कमज़ोर होता है। पहले इनकी शख्सियत और थी, लोग डरते थे, सारा कुछ होता था। अब लोग उस तरह नहीं डरेंगे क्योंकि वो सियासत में आ चुके हैं और सियासी बंदे को पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है। दूसरी तरफ से सीसीडी भी आ गई है, पहले लोग इनसे डरते थे, इनके बारे में बात नहीं करते थे, अब चूँकि सीसीडी आ गई है तो लोग खुल के इसके बारे में बात कर रहे हैं। फ़ारूक कोकर को इस टाइम पर एहतियात करनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें अब निकलेंगी, आस्ता आस्ता सामने आएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीसीडी फ़ारूक कोकर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी। कोई बात ऐसी अभी तक सामने नहीं आई। आज से कुछ दिन पहले ये बातें सामने आ रही थी, फिर उसके बाद खामोशी होगी, ये बातें दम तोड़ गई। फ़ारूक कोकर साहब के ऊपर जी FIR हैं, उनको सीसीडी पकड़ेगी, जो भी उसके ऊपर रीज़न है, लेकिन अभी तक ये बात खुल के सामने नहीं आई कि सीसीडी फ़ारूक कोकर के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाह रही है। और दूसरी बात, सीसीडी तो पंजाब की हद तक है, तो सीसीडी इस्लामाबाद में कैसे एंट्री मारेगी। और फ़ारूक कोकर के साथ अगर कोई चीज़ लिंक करती है तो इस टाइम पे उनका डेरा तो इस्लामाबाद में आता है, तो ये चीज़ भी देखने वाली होगी, क्योंकि ये जो सारा एरिया है वो सारा इस्लामाबाद के अंदर आता है। बल्कि उनकी कुछ ज़मीनें आपको पता है कि एयरपोर्ट वाली साइड पे भी हैं, जिसको इस्लाम बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। उनका बहुत बड़ा डेरा 700-800 कनाल का जो जाके एयरपोर्ट के करीब टच होता है। लेकिन सीसीडी पंजाब की हद तक है, कार्रवाइयाँ पंजाब की हद तक है, क्या ना KPK में हो रहे हैं, ना फेडरल में हो रहे हैं, ना कि सिंध में हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो फ़ारूक कोकर साहब कैसे सीसीडी के उसमें आ जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि वो तो हैं इस्लामाबाद वाली साइड पे। तो खैर ये फेक खबरें हैं जी, सीसीडी का कोई ऐसी लिस्ट में फ़ारूक कोकर साहब का नाम नहीं है, ना उनको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है और ना ही मौलाना साहब के पास जाने से उनको कोई फ़ायदा हुआ। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के पास जाने में इनको कुछ नुकसान ज़रूर है, फाइनेंशियल नुकसान इनको होगा, और अब इनको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी लोगों की। पहले ये जिस तरह बोलते थे कि हाँ मैं अपने आप को डॉन कहलवाना चाहता हूँ, अब वो बोल रहे हैं कि मैं कारोबारी शख्सियत हूँ, मैं सियासी शख्सियत हूँ। तो चीज़ें अब थोड़ी सी चेंज होने लगी है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक बहुत ही ख़तरनाक वीडियो मेरे सामने आई है, ये भी हमारे ये साफ़ी भाई हैं, बैठे हुए हैं, दो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, फ़ुरकान शाह साहब हैं और दूसरा यासिर शमून साहब हैं। तो इन्होंने एक बात बोली है। अब मसला पता है क्या है, मसला ये कि ये वो साफ़ी हैं कि ये बड़ा पुराना तजर्बा रखते हैं ये लोग, इसको बात को तो हम लोग मानते हैं, इनका बड़ा तजर्बा है, ये बात फजूल बात नहीं करते, न पीतुली बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। ये बात इतनी ख़तरनाक है कि इस पर वीडियो बनाने का सोच के बिना बंदे के हाथ कांपते हैं, लेकिन क्या करें, वीडियो बनानी तो ज़रूर है, आप लोगों को सच तो दिखाना है। अब पहले आप वीडियो देखें। 295 को जो लॉबी चढ़वाती है वही इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, ठीक है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन सी लॉबी है। जिनको इस दफा की वजह से तकलीफ है, जिनकी वो इबादत करने में प्रॉब्लम है, जिनके बकरे पकड़े जाते हैं बकरा ईद पे, तो आप कुर्बानी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा वजाहत मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कल को कुछ सबूत मांगेगा तो वक्त आने पे वो भी मिल जाएगा। वीडियो में आपने सुना, अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। एक तो उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि रजब भट्ट चाह रहा है कि मेरे 100 मिलियन फॉलोअर हो जाएं, जिसकी वजह से वो पागल हो गए और वो ना इस किस्म की हरकतें कर रहा है। पहले अपने घर के ऊपर इसने छापा पड़वाया, ये वो बातें ये वीडियो में तो नहीं है लेकिन बैक एंड पे बातें हैं। इनका ये कहना है कि रजब भट्ट ने अपने घर पर भी छापा पड़वाया, पहले भी, फिर शहजाद भट्टी के साथ मिलकर, जो सब कुछ था प्री प्लान था, और CCD के आने के बाद इन्होंने आपस में तमाम मामला ख़त्म किए। लेकिन दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं कि एक लॉबी है जो रजब भट्ट को सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने रजब भट्ट को 295 के ख़िलाफ़ भी सपोर्ट किया था। और ये वो हैं कि जो जिन पे कुर्बानी करना मना है पाकिस्तान के अंदर। सिंपल सी बात है जी, उन्होंने तो ये बात नहीं बोली, लेकिन ये बात कर रहे हैं जी कायदियानी लॉबी की, कि कायदियानी लॉबी रजब भट्ट को सपोर्ट कर रही है। मेरा ये ख्याल है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम ऐसे बैठ के कैमरे के सामने नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, इनकी पूरी वीडियो में अगर देखें, क्लिप मैं नहीं लगा रहा, वो ये बोलते हैं
कि जो है रजब भट्ट है, यूट्यूब से तो इतने पैसे नहीं कमाए जाते, फेसबुक से इतने नहीं कमाए जाते, तो रजब भट्ट के पास इतने पैसे कहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑडिट होना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रजब भट्ट, मैं इसकी आमनी पे बात करूँ आप लोग हैरान हो जाओगे। उसका जो व्लॉग है, एक तो लॉन्ग देखा जाता है, लंबी ड्यूरेशन देखा जाता है, और दूसरा वो मिलियंस में डेली देखा जाता है, यानी 30-35 मिनट का क्लिप है और वो उसको मैक्सिमम लोग पूरा देखते हैं। उसका जो मैक्सिमम जो वॉच टाइम है 15 से 20 मिनट बनता है, तो उस पर यूट्यूब बड़े अच्छे पैसे देता है, पर डे लाखों में पैसे देता है। और रजब भट्ट के लिए पैसे कमाना यूट्यूब से कोई मसला नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इन लोगों ने ऐसी बात क्यों बोली है। मतलब इनके अपने चैनल मोनेटाइज है, इनको पता है इस चीज़ का कि यूट्यूब अच्छे खासे पैसे देता है, फेसबुक अच्छे खासे देते हैं। आपकी व्यूवरशिप अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपकी जो वीडियो है बंदा लॉन्ग देखे, ज़्यादा बंदे देखें, क्योंकि रजब भट्ट की व्यूवरशिप इस टाइम पर यूट्यूब में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है, ठीक है। और पाकिस्तान के पहले नंबर का यूट्यूबर पैसे नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? जो डकी भाई जापान फिर रहा है, सारा कुछ जा रहा है, वो पैसे नहीं कमा रहा। एस्ट्रोलॉजी, वो लोग अपना नया घर ख़रीद रहे हैं, उनके नखरे आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें, तो क्या वो पैसे नहीं कमा रहे? टिकटॉक की बात करें तो क्या जन्नत मिर्ज़ा प्रमोशन से पैसे नहीं कमा रही? रजब भट्ट तो एक 45 सेकंड का जो उसका क्लिप होता है 30 लाख रुपए उसका लेते हैं अपने व्लॉग में। बाकी उसकी स्टोरी है 10 लाख 15 लाख, उससे रेट स्टार्ट होता है। तो पैसे यूट्यूब आप रजब भट्ट को ठीक ठाक पैसा दे रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का पहले नंबर का यूट्यूबर है, उसको लाखों में पर डे उसकी इनकम है। मैं ही नहीं कहता कि पर डे उसकी करोड़ का इनकम है, लेकिन पर डे अच्छी खासी, मतलब पर डे वो एक आल्टो ख़रीद सकता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जो नई आल्टो नहीं आती। तो ये चीज़ है कि उस पर यह इल्ज़ाम लगाना कि उसको कोई लॉबी सपोर्ट कर रही है, और वो भी नामूस रिसालत के ख़िलाफ़, नऊज़ुबिल्लाह, मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी बात कर दी। ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उसका गुनाह फिर देख लें कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि ये वो बंदा है जो डे वन से व्लॉग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से शुरू करता है, और बार बार आप देख लिया आपने, जंजीर ज़नी करता है, अहले बैत वाले मामला देख लें, दूसरी चीज़ें आप देख लें। अब तो इसने एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने बोला कि सहाबा कराम की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे ऊपर जो भी प्लान हो रहा है, प्रोपोगंडा हो रहा है, ये नेगेटिव प्रोपोगंडा है, मेरी पुरानी वीडियो को उठा के मैनिपुलेट करके वो आवाम के सामने रखी जाती है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सी बात थी कि रजब भट्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि उसको ऊपर कोई सपोर्ट कर रहे हैं या कायदानी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत नेगेटिव सी बात है, और ये बात उनको नहीं करना चाहिए थी। हमारे इतने सीनियर साफ़ी हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, इन चीज़ों के इल्ज़ाम लगाना, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा गलत है और रजब भट्ट के साथ जाती है। आप पर्सनल उसकी ज़िंदगी पर टेक करो। अभी वो ज़ारा मलिक वाला मसला चल रहा है, सलमान आयशा का चल रहा है, उनको जितना रगड़ा लगा सकते हो आप रजब भट्ट को लगाओ। जो सिद्धार्थ भट्टी और उसका मसला चल रहा है उसमें उनको रगड़ा लगाओ, जो आप कर सकते हैं आप लोग करें। लेकिन ये थोड़ा सा मज़हब के किसी पे इल्ज़ाम लगाना सोच समझ के इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी साइड में मैं बोलूँगा कि इस किस्म का कोई मामला नहीं है कि कोई लॉबी इसको सपोर्ट करे। उस बंदे को पैसे की ज़रूरत नहीं है भाई, उसको ठीक ठाक पैसा देता है यूट्यूब, उसको ठीक ठाक पैसा देता है, और इतने पैसे देता है कि उसकी नस्लों के लिए भी उसने बना लिए। प्रॉपर्टी का काम वो करता है, गाड़ियों का काम वो करता है, जिम उसका अपना है, परफ्यूम उसने लॉन्च की है, अब कपड़ों का एक ब्रांच भी लॉन्च करने जा रहा है, यूके के अंदर भी अपना कुछ लॉन्च करने के लिए जा रहा है। तो जो बंदा इतना बिज़नेस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, पॉपुलैरिटी इसको मिल चुकी है, और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लॉन्ग वीडियोस में ये यूट्यूबर है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर मैं इसको बोलूँगा। अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो कौन पैसे कमाएगा? सोचिएगा मेरी बात पे ज़रूर। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है आपकी क्या राय है। और दूसरा, अगर आप सब रजब भट्ट को भी सपोर्ट करते हैं तो फिर आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक आवाज़ पहुँचे। और उस बात को हमने उठाना है कि किसी पे भी कायदानी का फतवा आप लगा दो, किसी पे भी बोलो कि लॉबी सपोर्ट कर रही है, कोई भी आप किसी किस्म की बातें कर लो, मेरा ख्याल है कि बड़ी नेगेटिव सी बात है। ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप पर्सनल चीज़ों पर कर सकते हो कि यार वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा सिगरेट पीता है, वो बंदा अगर झूठ बोलता है, बंदा लड़कियों के साथ पकड़ा जाता है, या बंदा डेटिंग करता है, या बंदा क्लब जाता है। अभी इल्ज़ाम भी रजब भट्ट पे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इल्ज़ाम और भी आएंगे और खुलेंगे। आप हर किस्म का इल्ज़ाम लगा लो, लेकिन एक किसी की माँ बहन को टारगेट ना करें, और दूसरा किसी पे मज़हब का इल्ज़ाम ना लगाएं कि मज़हब को लेके आप बोलो जिसको फ़लाँ लॉबी सपोर्ट करी और इतने बड़े 295 गुनाह कर रहे हैं। आप हमें क्या पता कि रजब भट्ट की 295 में क्या टेंशन थी? ये तो अल्लाह को पता है और रजब भट्ट को पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। मुझे तो इतना पता है जितना मैं उसको जानता हूँ, जितना मैं उसको समझता हूँ, जितना उसके घर वालों को समझता हूँ, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ। और वहाँ से देख के मुझे जो चीज़ें सामने लगी मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई। लेकिन आज मैंने ये वीडियो देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार कि एक बंदे के ऊपर आप इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अल्लाह माफ़ करे तो यही चीज़ अगर वायरल होगी तो फिर उस बंदे के लिए मैं कहूँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ। जो भी हो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।